Following that, we have the privilege of hearing from Professor Syed Tariq Murtaza, Chairperson, Department of Physical Education, Aligarh Muslim University. He is having more than 25 years of teaching experience. He is the founder of Sashtang Yog, Akhand Yog Karyashala in Aligarh Muslim University. He is the founder of Yogic Samaj with the motto, one world, one government, and that should be an Indian government. He holds 3 published and 7 filed patents. He has authored 2 books and having more than 100 research publications in national and international journals. He is the IQAC facilitator and president of Athletics Club at Aligarh Muslim University. In addition, he holds a long list of seminar, workshop, conferences, lecture and social responsibilities. We are excited to hear from you, sir, Professor Syed Tariq Murtaza. Please have a big round of applause. सुप्रभातम। 12 बज गए क्या? 12 से ज़्यादा हो गए क्या? पक्का? इसीलिए आप लोगों ने बहुत हल्के से कहा। राइट, हम लोग बैठे बैठे थक गए होंगे। स्टूडेंट्स जल्दी थक भी जाते हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स ने और इंस्टाग्राम के रील्स ने भी हमें थका दिया है। 45 सेकंड से ज़्यादा हमारा ध्यान जाता ही नहीं कहीं पे। करवंदे सर ने खामखा कह दिया 180 मिनट। 180 मिनट सुन करके तो मेरी जान ही निकल गई। करवंदे सर के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी अरविंद सर ने बताया, मुझे नहीं मालूम था। करवंदे सर मेरे जो हैं वो 3 महीने के लिए गुरु भी रहे हैं। इनके कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद AMU में मास्टर्स शुरू हो गया, MPEd, तो फिर मैं वापस अलीगढ़ आ गया, वरना उससे पहले जो है वो नागपुर इनके कॉलेज में गया। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जब करवंदे सर ने बताया कि नेट और सेट की तैयारी ये कराते हैं, और आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, खास करके वो लोग जो लोग नेट और JRF करना चाहते हो, तो मैं यहाँ आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 महीने में इनका शिष्य रहा, ये बात करवंदे सर को भी नहीं पता है। 3 महीने इनका शिष्य रहा मैं, और जब मैं अलीगढ़ वापस गया तो JRF क्वालिफाई कर। करवंदे सर के लिए एक बार ताली है। 1001 हो गए। That's great. अभी हम लोग बैठे बैठे थक गए हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एज पर अवर भारतीय संस्कृति थोड़ा सा हम लोग जो हैं वो परमेश्वर का नाम लेंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले भी हम लोगों ने जिस तरीके से माँ सरस्वती की वंदना भी करी और उनके सामने फूल भी अर्पित किए, ये सारे सिंबॉलिक जेस्चर्स होते हैं। इसको हम लोग जो है वो परमेश्वर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मैं कुछ संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करूंगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस खाली इनर पीस को वो करने के लिए। आप में से ज्यादातर शायद उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, कोई बात नहीं। माँ सरस्वती के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। देन हम लोग योग के ऊपर चूंकि जुड़े हुए हैं, तो योग प्रेयर जो है वो एक छोटी सी योग प्रेयर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में तो बनती है, क्योंकि हम लोग योग के नाम पर जमा है, तो वो पतंजलि प्रेयर के नाम से भी है, उसको भी हम लोग करेंगे। चूंकि बैठे बैठे थक गए हैं, इसलिए हम लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। करवंदे सर चाहें तो बैठे रहें, क्योंकि ही इज द सर ऑफ द सर्स। राइट, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा हो जाएगा, हमारा ध्यान भी हो जाएगा, हमारी संस्कृति की फॉलोअप भी हो जाएगी, और हमारी इनर पीस के लिए कुछ थोड़ा सा काम हो जाएगा। अभी हम लोग जो हैं वो सब लोग नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, हल्का सा सर नीचे कर लीजिए, झुका लीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं। वंदे परमेश्वरम
विष्णु आनंद स्वरूपम। अब इसके बाद मैं बोलूंगा, आप लोग खामोशी से ध्यान लगाएंगे। पावकनः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः चोदयित्रिषु नृतानां चेतन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महो अड़ः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति। अब हम लोग पतंजलि प्रेयर करेंगे। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम सब लोग आंखें खोल लेंगे नमस्कार मुद्रा से। धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम सब लोग बैठ जाएंगे नीचे। मैं आशा करता हूं कि ये सेशन मेरे टाइम में काउंट नहीं होगा, ये भारतीय संस्कृति में जाएगा। बहुत ज्यादा औपचारिक ना होकर के मैं सीधे अपनी बात पर आने की कोशिश करूंगा फौरन आपके साथ। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण जो है वो हमारे अरविंद मलिक भाई जी, मेरे बड़े भाई, इन्होंने आदेश दिया कि आप लोगों के पास आना है, आपके समक्ष जो है वो कुछ बातें, मुझे जैसा कि मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से ये ग्लोबल पीस और ये हार्मनी और ये वेलनेस किस तरीके से आ जाए। क्योंकि आज की दुनिया में मैं एक बात को तो एक्सपीरियंस करता हूँ, शायद आप भी एक्सपीरियंस करते हैं, कि दुनिया का हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है, किसी न किसी चीज से डरा हुआ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई, ऐसा है नहीं कि कोई डरा हुआ नहीं है। ये डर हमारी आपकी जिंदगी से कैसे खत्म होगा, उसके ऊपर हम और आप जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। योग कर सकता है। मैं यहाँ पर साथ साथ एक बात और भी आपको बता दूं कि इस वक्त अमेरिका से सुपर पावरशिप खत्म हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज में उसने अपने बहुत सारे रिसोर्सेज फैला रखे थे। वो सारे रिसोर्सेज पिछले से पिछला 2 प्रेसिडेंशियल जो उनके कैंप्स चले हैं वो इसी बात पे चले हैं कि वी विल नाउ वर्क फॉर दी अमेरिका, नॉट फॉर दी वर्ल्ड, विदाउट सेइंग अ लिटिल बिट कि क्यों ऐसा, व्हाई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अमेरिका ओनली, क्यों नहीं बाहर के सारे रिसोर्सेज फैला दिए थे। व्हाट दे हैड डन, दे हैड विथड्रॉन ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल द कंट्रीज और अब अमेरिका के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ चीजें उनको भी समझ में आ रही हैं, दुनिया में जो लोग समझने वाले उनको भी समझ में आ रही हैं। इस वक्त मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अमेरिका से जो है वो सुपर पावरशिप छिन चुकी है। अगली सुपर पावर के लिए 2 कंट्रीज का नाम आ रहा है, हमें आपको मालूम, एक चीन है और एक भारत है। ये 2 हैं इस वक्त लाइन में, यानी कि एक के पास से छिन गई है, 2 में से किसी एक के पास जानी है। इस वक्त दुनिया जो है वो
द होल वर्ल्ड इज इन वॉइड, VOID, खाली है इसका। अच्छा, जो खाली जगह होती है उसमें कोई यूजफुल चीज नहीं होती, उसमें हमेशा डर, लालच, खौफ, क्योंकि हर आदमी परेशान है कि पता नहीं कल को मेरे साथ क्या हो जाए, मुझे मालूम नहीं कल को क्या हो जाए, राइट। उसके लिए क्या करता है वो, कि आस पास वो देखता भी नहीं है कि किसके साथ क्या जरूरत लगी हुई है, वो जमा करने में लगा रहता है। जिसको जितना मौका मिलता है वो उतना जमा कर लेता है। 10,000 करोड़ जमा कर सकता है तो वो कर लेता है। तारिक मुर्तजा जमा कर सकते हैं 4-5 लाख, तो तारिक मुर्तजा 4-5 लाख जमा किए हुए। इससे बहस नहीं है कि पड़ोस के बच्चे जो है वो भूखे सो रहे हैं। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, आज की दुनिया की हकीकत है। अच्छा, मैं क्यों नहीं दे रहा वो उन पड़ोस में अपने? मैं इसलिए नहीं दे रहा कि कल को मेरे ऊपर मुसीबत पड़ेगी। आज की दुनिया ऐसी है कि मेरे ऊपर जरूरत पड़ेगी अगर, तो 8 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन ह्यूमंस रहते हैं दुनिया में, उन 8 बिलियन में मैं अकेला रह जाऊंगा। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। ये है टेंशन सबसे बड़ी इंसान को, मेरे ऊपर मुसीबत पड़ी तो क्या। राइट। तो हम लोग बात करते हैं कि मैं वॉइड की बात कर रहा था कि वॉइड में है, आप यकीन जानिएगा, विश्वास कीजिएगा, अभी हम लोग जितना डिस्कशन कर पाएंगे अपने टाइम में। मलिक भाई ने मुझसे कहा कि 35 से 45 मिनट आपके पास हैं, मैं 45 से 45 मिनट तक तो मलिक भाई की तरफ देखता रहूंगा, उसके बाद मैं बोलता रहूंगा, इनकी तरफ नहीं देखूंगा बस। राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि वॉइड में है, और विश्वास कीजिए, जितना मैं योग को अभी तक जान पाया हूं अपने जीवन में पिछले 20 साल में, जितना भी जान पाया, इस वक्त योग के पास वो शक्ति है, वो शक्ति योग के पास है कि वो उस वॉइड को भर सकता है। वो अगर योग ने भर दिया और हमने उस पर चलने की कोशिश कर दी, और दुनिया को चल के अगर हमने योग के पाथ पर चल के दिखा दिया, अगर, मैं लगा रहा हूं, अगर कर दिया, तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, वरना इसके अलावा कोई चारा नहीं। योग के ही प्रिंसिपल्स पे होना है। अगला जो सुपर पावर है, जो विश्व गुरु है, वो जो भी होगा वो योग के प्रिंसिपल्स पे ही होगा। चूंकि योग की उत्पत्ति यहां से है, आप और हम ले लें बहुत अच्छा, नहीं लें तो आप और हम पीछे रह जाएंगे, कोई और देश आगे नहीं। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। यहां से अब क्लॉक शुरू होगी, क्योंकि स्टेज मेरे पास है। ओके फाइन। अभी हम लोगों ने ये सारा सेशन कर लिया है, इसको मुझे साथ में चलाना था आप लोगों की आसानी के लिए। औपचारिकता मैं करूंगा नहीं, दिखा दूंगा औपचारिकता ऐसे करके, राइट। ओके फाइन। यहां पर तक मैंने आपसे बात कर ली है कि योग के ऊपर हमको और आपको जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा के चलना चाहिए। हम लोग ऐसे ही ले लेते योग को कि योग 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 एक हवा चल पड़ी है योग। ओके फाइन, एक हवा चल पड़ी है, लेकिन आपको और हमको आज की डेट में समझना पड़ेगा कि योग हमको और आपको क्या दे सकता है। आज की डेट में 43% समझते हैं, 43% लोगों के पास साफ पानी पीने को नहीं है। मैं और आप बहुत फॉर्चुनेट सोल्स हैं जिनके पास शायद जब भी नल खोलते हैं, शायद जब भी हम फ्लश करते हैं, सिस्टर्न दबाते हैं, नहीं तो वो फ्रेश पानी होता है बिल्कुल। 43% पॉपुलेशन के पास आज की डेट में जो है वो फ्रेश वाटर नहीं है, उनके पास जो है वो गटर का पानी पीने के लिए है। दे आर मजबूर, दे आर फोर्स्ड टू ड्रिंक दैट वाटर। क्या योग इस स्टेट ऑफ ब्लीडिंग ह्यूमैनिटी को खत्म कर सकता है? इसके ऊपर हमको और आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। अगर कर सकता है, चूंकि हम और आप भारतीय हैं, सभी भारतीय हैं, तो सीधा ठोक के कहेंगे हाँ कर सकता है। फाइन, खड़ा करके पूछो किसी को कैसे करेगा, तो सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर और खड़ा करके रखे रहो तो कॉलर के पीछे पसीना आना शुरू हो जाता है, जो उसी को फील होता है। थोड़ा और करो तो वो हथेली में भी उसको पसीना आने लग जाता है, राइट। अभी हम लोग उसी के ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा सा, राइट। देखिए, एक चीज मैं आप लोगों के साथ कह रही हूँ, क्या अगर असल में मुझे लोअर बैक में थोड़ी प्रॉब्लम है और थोड़ा टहल के मैं बात करता हूँ। अगर मैं यहाँ से हट जाऊं और पीछे तक आवाज जा रही है मेरी, आ रही है, पक्का है? तो उठाएंगे, माइक है क्या ऐसा? देखिए, कोई भी चीज बिना रेफरेंस के अंडरस्टैंडेबल नहीं है।
हमारी जिंदगी का, जीवन का ये उसूल है, सिद्धांत है कि आप कोई भी चीज जो है वो रेफरेंस के साथ ही समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे ये पूछूं, ये हाथ छोटा है या बड़ा है? ओके फाइन, आप में से कोई आंसर नहीं दे पाएगा कि ये छोटा है या बड़ा है। हाँ, आप फौरन आंसर दे दोगे। अगर मैं एक 10 साल के बच्चे का हाथ साथ में लगा दूं तो आप फौरन आंसर दे दोगे कि ये हाथ छोटा है या बड़ा है। Isn't it right or wrong? Right. बिना रेफरेंस के कोई भी चीज नहीं समझ में आती, कोई भी चीज नहीं समझ में आती। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब हमको तभी समझ में आता है जब हम कोई रेफरेंस में बात करते हैं। बिना रेफरेंस की बात नहीं होती। द सेम इज ट्रू विद आवर योग। हमको आपको ये शरीर मिला है, हम आप इस दुनिया में हैं, शरीर हम लोग नहीं हैं, हम कोई और हैं। उस पर हम लोग बात करेंगे अभी, हम कौन हैं, और बहुत सिंपल अंदाज में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमको भारतीय संस्कृति ने अब से हजारों साल पहले बता दिया था, मगर हमारी बदकिस्मती समझते हैं। मैं थोड़े उर्दू के वर्ड भी बोलूं, मैं हिंदी का बेटा हूं और उर्दू ने मुझे पाला है। ओके फाइन, थैंक यू। भारतीय संस्कृति ने हमको और आपको बताया, परोपकारार्थम इदम शरीर। ये शरीर जो हमारे और आपके पास है ये परोपकार के लिए है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन परोपकार एंड उपकार। उपकार आप अपने सेल्फ के लिए करते हो, अपने ऊपर एहसान करो यार, अपने ऊपर थोड़ा सा वो करो, थोड़ी तकलीफ कम दो अपने को, और टाइम से सो, टाइम से खाओ। परोपकार, पर उपकार नहीं, दूसरों के ऊपर उपकार करना। ये शरीर, संस्कृति ने हमको और आपको ऐसा सिखाया था, लेकिन अब ये चूंकि दुनिया वाइड में चली गई है, इस वजह से प्रॉब्लम ये हो गई है। संस्कृति ने हमको और आपको, भारतीय संस्कृति ने ये सिखाया था कि आप परोपकार करो और जिसके साथ जैसा करोगे और वैसा मिलेगा तो आपका फायदा हो जाएगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि मेरा फायदा हो जाए, चाहे दूसरे का हो चाहे ना हो। ये सारी टेंशन इसी बात की, राइट। तो बिना रेफरेंस के हम नहीं समझ पाएंगे। द सेम इज ट्रू विद द योग ऑल्सो। योग को भी आपकी किसी रेफरेंस में समझना होगा। हम आप कहते हैं ना अच्छा और बुरा, आप डिफाइन करो जरा अच्छा और बुरा। अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? आप यकीन जानिएगा, विश्वास कीजिएगा, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे अच्छा और बुरा क्या होता है जब तक किसी रेफरेंस में आप बात नहीं करेंगे। वरना आप मालूम है कहां पहुंचेंगे? सब लोग, आप लोग पहुंचेंगे कि मेरे लिए जो अच्छा है वो अच्छा है और जो मेरे लिए बुरा है वो बुरा है। आप इस पे पहुंच जाएंगे। यही तो परेशानी है दुनिया की, राइट। चोर बहुत मेहनत करता है, आपको मालूम है, वो 2:30 बजे रात में उठता है। नहीं मालूम? धर्मेंद्र सर कह रहे थे ना अभी 4 बजे, मुझे ध्यान आया चोर भी तो 4 बजे उठता है, राइट। बड़ी मेहनत से पालता है, खून पसीने की, लिटरली पसीने की कमाई होती है ना, पसीने की कमाई उसकी, और खून की भी होती है। जब पिटता है बेचारा तो खून भी निकलता है, तो उसकी खून पसीने की कमाई भी है। बड़ी मेहनत है, रात की नींद सेक्रीफाइस की है उसने, सब कुछ किया है अपने परिवार को पालने के लिए। वो एक एक्टिविटी कर रहा है, आपने पकड़ा उसको और धुन दिया पकड़ के। क्यों? वाई? अगर क्यों गलत था? जो आपके लिए सही था तो सही था, अच्छा था, वो उसके लिए अच्छा वो है। नहीं, असल में ये रेफरेंस के बिना हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। असल में अच्छा बुरा, दुनिया की डिक्शनरी के जितने भी वर्ड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें किसी ना किसी रेफरेंस में। और रेफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा रेफरेंस है। रेफरेंस है तमाम ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट, तमाम ह्यूमैनिटी का वेलफेयर, तमाम ह्यूमैनिटी का वेलफेयर, ये रेफरेंस है। इस रेफरेंस में आपने चोर को पकड़ा है, वे तेरा माल कहां से हो गया? करी तूने मेहनत, गलत डायरेक्शन में कर दी मेहनत। मैंने मेहनत से कमाया था, सब कुछ किया था, जैसे भी किया था मेरा है। रेफरेंस चूंकि उसका गलत था, इस वजह से हम उसको कह रहे हैं कि वो गलत काम किया। तो रेफरेंस के बिना कोई भी काम नहीं होगा, रेफरेंस के बिना कोई भी चीज मुझको आपको समझ में नहीं आएगी। योग भी हमको समझ में नहीं आएगा अगर हम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी को रेफरेंस में योग को नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो, राइट। मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये इल्तिजा कर रहा हूं, थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोग अपना चाहे फोन का वो खोल के बैठ जाएं, व्हाट्सएप नहीं, उसको एयरप्लेन मोड पे लगा लिएगा, क्योंकि कुछ बातें मुझे ऐसा विश्वास है, कुछ बातें मैं आपसे नहीं करूंगा।
वो नई बातों के साथ होता ये टेंडेंसी है हमारे आपके माइंड की कि शुरू की 3-4 बातें तो हमें याद रहती हैं, आपको लगेगा कि याद रखेंगे हम इसको, लेकिन जैसे ही 10वीं तक मैं पहुंचूंगा तो या तो बीच की चौथी 5वीं गायब हो गई होगी या शुरू की 2-3 गायब हो गई होंगी पहली। इस तरीके का कुछ सीक्वेंस बन जाएगा। शाम को आप सोचने बैठोगे कि यार क्या क्या बातें हमने सुनी, तो करवंदे सर ने भी बड़ी अच्छी बातें करी, अभिमन्यु भाई ने भी बड़ी अच्छी बातें करी, तारिक साहब भी कुछ कह रहे थे, लेकिन यार क्या कह रहे थे, चूंकि अब बीच में से कट 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 हो गया ना। अगर आप शॉर्ट हैंड में कहीं लिख लोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, एक सीक्वेंस में आप उसको पिरो लो। राइट, अभी मैंने आपसे बात कर ली कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो के जितने भी लोग हैं, जितने भी, सिर्फ हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये सब का मसला है। मुसीबत पड़ने पे सब लोग अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करते, बिल्कुल सब लोग। राइट, चाहते कैसा है हम सब लोग। मैं इसलिए इन किताबों का नाम ले रहा हूं कि ये मतलब होती है ना, कुछ होती है एक मतलब जिसको कहते हैं ना रिमार्केबल बुक, है ना, मतलब सोशियोलॉजी की फील्ड में रिमार्केबल बुक्स हैं ये। इन्होंने कहा कि साहब कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने बताया कि साहब पार्ट ऑफ यूनिटी का होना चाहिए, टू गो बियॉन्ड नैरो लिमिट्स ऑफ फैमिली, होमलैंड, इस तरीके की चीजें, रेस वेस, इसकी बात करी इन्होंने। और कहा कि टू एम्ब्रेस द होल ऑफ द ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी को एक साथ हमको और आपको लेना है, यही एक चारा है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको लेना किस तरीके से। देखिए, पूरी ह्यूमन रेस को आप नहीं ले सकते जब तक कि आप खुद ह्यूमन को नहीं समझेंगे कि असल में ह्यूमन बीइंग होता कैसा है। मैं शक्ल की बात नहीं कर रहा हूं, शक्ल तो मेरी बहुत अच्छी है, सॉरी टू से अगर कोई और दूसरा अच्छा समझता हो अपने को, तो है तो मेरी शक्ल अच्छी। ओके फाइन। देखिए, हम लोग जब तक ह्यूमन जो है वो, मैं आप सब, दुनिया के हर ह्यूमन जितने भी हैं, हम सब 3 पार्ट होल में हैं। इस 3 पार्ट होल को आप लोग थोड़ा सा ध्यान के साथ सुनिए। अच्छा, भारतीय संस्कृति में जब ध्यान कहते हैं ना, जब ध्यान से सुनिएगा कहते हैं, तो उस वक्त जो है वो अपनी जो बैकरेस्ट होती है ना, वो उससे पीठ हटा लेनी होती है। शिव संहिता में कहा गया है कि जिस वक्त ध्यान लगाना हो तो बैक आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कहीं से सपोर्ट ना होना चाहिए उसको। मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूं, आपकी संस्कृति में आता हो तो कर लो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। राइट, हम सब लोग जो हैं वो 3 पार्ट होल हैं, यानी कि 3 हिस्सों से मिल करके एक ह्यूमन बीइंग बनाए। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, प्रोटीन कितना है और दूसरे केमिकल्स कितने हैं, एनाटॉमिकली क्या क्या है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा आपसे। 3 पार्ट होल में सबसे पहला पार्ट हमारे शरीर का है। हर इंसान के पास जो है वो एक शरीर है, हर इंसान के पास एक शरीर है जिसको हम और आप फिजिकल बॉडी कहते हैं। हर इंसान के पास एक आत्मा है, परमात्मा का करंट है वो, और वो करंट हम में, आप में, सब में जो है वो लगा हुआ। ये दूसरा पार्ट है हमारा 3 पार्ट का। तो पहला पार्ट तो हमारा फिजिकल बॉडी है। मैं ध्यान से सुनने को कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कहीं थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, क्या हुआ ऐसा करके हो सकता है ऐसा हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान। राइट, एक पार्ट हमारा फिजिकल बॉडी है, और खुद महसूस करते चलिएगा, मैं एग्जाम्पल देता चलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा सारी बातें। वैसे मैं समझता हूं शायद 10,000 पेजेस भारतीय संस्कृति के एटलीस्ट जो मैंने पढ़े हैं, 10,000 शास्त्र तो हैं ये 3 पार्ट होल को एक्सप्लेन करने में। मैं एक स्लाइड में उसको समाने की कोशिश करूं। राइट, तो हमारे पास शरीर है, हमारे पास एक आत्मा है, जो कि हमारे पास ये करंट बना हुआ है, परमेश्वर की तरफ से आया हुआ है, और ये कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन जब काट दिया जाता है, मैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, इस आत्मा के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण जी जो है वो कहते हैं कि ये स्थाणु है। भगवत गीता के अंदर कहते हैं ये स्थाणु है। स्थाणु कहते हैं अनऑल्टरेबल है, आप इसमें चेंज नहीं ला सकते। राइट, शिव संहिता कहती है कि आत्मा हमेशा से सुखी है, हमेशा से खुश है, हमेशा खुश है ना, आप इसको कुछ, इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। एक यूनिक उसकी अपनी एक खुशी है, अपनी वो परम आनंद की एक स्टेट में हमेशा रहती है, वो ऐसे ही रहेगी। आप उसके अंदर कुछ चुल नहीं कर सकते, इसको चुल कहते हैं ना, चुल नहीं कर सकते आप उसके अंदर की, चाहो तो ऑन ऑफ कर दो आप इसको, ये हमेशा ऐसी रहेगी।
दूसरा जो है वो आत्मा क्वालिटीलेस है, फॉल्टलेस है बिल्कुल, राइट। द्वंद्व रहित है, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं पैदा होता, कुछ भी नहीं, सिंपल करंट है वो। जैसा कि एक करंट हमारे घरों में आता है ना, तो बिजली घर से आया, तार आया, उसके बाद वो अपने अपने यूटेंसिल्स में वो तार चला जाता है हमारे घर के अंदर सब जगह। जैसा यूटेंसिल बना होता है जिस पर्पस के लिए, वो वैसी काम करने लगता है। हीटर अपना हीट करने लगता है, पंखा अपना चलने लगता है, एसी अपना ठंडा करने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट वही है। द सेम इज ट्रू कि परमात्मा की तरफ से करंट आया है, करंट आकर के अंदर गया, अंदर कनेक्शन उसने बनाया, ब्रेन अब अपना काम कर रहा, हार्ट अपना काम कर रहा, किडनी अपनी काम कर रही, सब अपने अपनी जगह काम कर रहे। आत्मा हमेशा से पूर्ण है। तीसरा कंपोनेंट हमारे और आपके पास जो है, ये है चित्त। ये है चित्त। इंग्लिश में इसको सेल्फ भी बोलते हैं, आई जिसको मैं बोलते हैं, मैं जिसको बोलते हैं। कहते ना, मैं कुरुक्षेत्र गया। अच्छा, मैं कुरुक्षेत्र गया, लेकिन है तो शरीर, आया तो शरीर है ये, राइट और रॉन्ग? आप तो शरीर ही देख रहे हो ना, है नहीं? आप चित्त तो देख नहीं रहे मेरा। चित्त एक अलग चीज है जिसके अंदर ऑल्टरेशंस होते हैं, जिसके अंदर खुशी और गमी होती है। अब इसको जाहिर सी बात है, जैसे जल, वाटर, पानी, माई, अलग अलग कहते हैं, पानी लैंग्वेज का हिसाब है। योगिक टर्मिनोलॉजी में इसको चित्त बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेल्फ बोल रहे हैं, उर्दू में आप इसको खुदी बोलते हैं। वैसे आम पार्लेंस में, इन आवर जनरल पार्लेंस, हम लोग इसको मैं के नाम से पुकारते हैं। मैंने देखा, मैं गया, मैं उनसे मिला, मैं शाम को तुम्हारे पास आऊंगा, ये सारी चीज, राइट। शरीर, चित्त और आत्मा। आत्मा और चित्त, अब यहां थोड़ा सा मौका आ रहा है, सांस ले लीजिए एक बार गहरी सी, एक बार और ले लीजिए। हाँ, दैट्स इट। योग का है ना सेशन, तो थोड़ा सा चलेगा, ये टाइम भी नहीं लगेगा मेरे हिस्से में। तो मैं आपसे थोड़ा सा ये कह रहा था कि देखिए, शरीर में और चित्त में फर्क क्या होता है कि हम आमतौर से समझते ये हैं कि यही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। अभी आपको पता चले, इस सेशन का खत्म हो जाए, उसके बाद आपको मालूम चले अलीगढ़ में चला गया, 2 दिन बाद आपको सबको पता चले यहाँ पर जो है वो कि तारिक सर का जो है वो देहांत हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, सोचना भी चाहिए हमको और आपको, बैठ कभी कभी थोड़ी सफेद चादर लेके लेट भी जाना चाहिए। सच्चाई है, सच्चाई है या नहीं है? अरविंद सर से ज्यादा तो फॉर्च्यूनर की बात हो गई। फॉर्च्यूनर सच्चाई नहीं है, लेकिन वो सच्चाई है। ओके फाइन। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपको ये पता चले कि साहब ये ऐसा हो गया, ओके फाइन, आप में से जो लोग आ सकते हो आप आए, अरविंद भाई आए, और आकर के देखेंगे क्या कि मेरा शरीर लेटा हुआ है, मेरे बच्चे जो हैं वो फोन कर रहे होंगे सब लोगों को, सारे रिश्तेदारों को, आप लोगों को, सबको। क्या कह रहे होंगे? वो ये कह रहे होंगे कि मेरे अब्बा इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या यही सेंटेंस बोले जाते हैं हर घर में? मैं हर घर की कहानी कह रहा हूं, ये मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा, राइट। बाबा ने शरीर छोड़ दिया, क्या यही सेंटेंस बोला जाता है? राइट। कहां, मतलब अगर वही थे जिंदगी भर तो मैं ये समझता रहा कि मैं ही, ये शरीर मैं ही हूं, तो फिर ये शरीर लेटा तो है, तारिक साहब लेटे तो हैं? नहीं, तारिक साहब कोई और थे जो छोड़ के शरीर को चले गए, वो अब किसी और प्लेन पे चले गए, राइट। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं क्या आपको? ओके फाइन, थैंक यू। कनेक्शन कटा, आत्मा परमात्मा से जैसे ही कनेक्शन कटा, वैसे ही चित्त ने शरीर छोड़ा। चित्त ने जैसे ही शरीर छोड़ा, आप धड़ाम, राइट। अब आपका बस में आप कुछ भी नहीं है, दूसरे नहलाएंगे, दूसरे ले जाएंगे, दूसरे चिता पे रखेंगे, दूसरे कब्र में रखेंगे, सब कुछ अब दूसरे ही लोग करेंगे जो करेंगे, राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर इंसान जो है वो 3 पार्ट होल है। एक शरीर है, हम सब समझ रहे हैं, एक आत्मा है, स्थाणु है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो एक करंट की मानंद है, न्यूट्रल है, और वो कुछ नहीं कर रही, वो आपको जीवन दे रही है, वो कट जाएगा। चित्त है आपका, जिसके अंदर सारे ऑल्टरेशंस होते हैं। ये जो देखता है, मैंने देखा, ये जो मैं है, मैंने देखा, मैं गया, तो ये जो मेरा चित्त है,
जिसने शरीर की टेक्नोलॉजी को, टांगों की टेक्नोलॉजी को, हाथ की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और वो यहाँ कुरुक्षेत्र तक आ गया। ये शरीर उसकी टेक्नोलॉजी है। मैंने माइक पकड़ा, उसने हाथ की एक टेक्नोलॉजी ऊपर वाले ने दी है, मैंने उससे पकड़ लिया है, मैंने पकड़ लिया, जितने चाहा तो पकड़ लिया, राइट। तो हमारे पास ये 3 पार्ट होल हैं। इन 3 से मिल करके, इन 3 में से एक की भी कमी हो जाए, अगर एक की भी कमी हो गई तो फिर वो इंसान नहीं रह पाता। बिना शरीर के भी चित्त नहीं रह पाएगा, बिना आत्मा के नहीं रह पाओगे, 2 लोग पीछे के 2, चित्त के बगैर भी नहीं रह पाएंगे, राइट। इसको याद रखिएगा, राइट। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योगश चित्ता वृत्ति निरोधः। आप लोगों ने भी बड़ा खूबसूरत मेहनत करके आपने यहाँ लिखा है, आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजा दीजिए, यहाँ जो लिखा है, राइट, थैंक यू। योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम कर लो। चित्त के अंदर वृत्तियों की रोकथाम कर लो। वृत्त वर्ड जो है वो वृत्त से बना हुआ है। वृत्त समझते हैं ना, संस्कृत में वृत्त, सर्किल, है ना। ऐसा शुरू किया, ऐसा खत्म, ऐसा शुरू किया, ऐसा खत्म, राइट। यानी कि महर्षि पतंजलि हमको और आपको एक बहुत बड़ी लाइफ टीचिंग दे रहे हैं कि आपका हर दिन एक सा नहीं होना चाहिए कि जैसा सुबह करो वैसे ही शाम कर दो, जैसा पिछला दिन था वैसे ही ये दिन, फिर वैसे ही एक दिन और, फिर वैसे ही एक दिन और, वैसे ही एक दिन और। ये तो जानवरों के दिन होते हैं। 10,000 साल से बकरी जो है वो बकरी ही है आज तक, क्योंकि उसका रोज का दिन एक सा है। कुत्ता कुत्ता ही है, शेर शेर ही है। लेकिन क्या इंसान भी वही है जो अब से 10,000 साल पहले गुफाओं में रहता था? नहीं, वो नहीं है। अभी 3-4 साल पहले की बात है। क्या वही इंसान है जो कोरोना में से पहले था? नहीं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, राइट। यानी कि महर्षि पतंजलि आपको कह रहे हैं व्रत में जीवन नहीं गुजारना। सुबह जैसे उठो तो कम से कम जीवन की एक नई बात तो नहीं सीख लेना, कोई भी एक नई बात एक सीख लेना, ताकि वो दिन तुम्हारा जो है वो सार्थक सिद्ध हो जाए और आप टुवर्ड्स डेवलपमेंट चल पाओ। तो रोज को ये एक नई बात सीखना। मेरे बच्चों, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं उनसे खास करके कह रहा हूँ, वैसे ये बात मेरे लिए भी लागू होती है और सारे लोगों के लिए लागू होती है, उम्र की कोई वो नहीं है। रोज एक सा दिन ना गुजरे। अगर आपने ऐसा कर लिया यानी कि आप योग अवस्था में हो। महर्षि पतंजलि आपको ऐसा कहते हैं, राइट। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो चित्त है, शरीर नहीं है। आप गाड़ियों को इस्तेमाल करते हो, पैरों को इस्तेमाल करते हो, आप अपने को ले जाते हो, वो चित्त, मैं जा रहा हूं। जहां तक टांगे जा सकती थी जा रही थी, नहीं जा पा रही हैं, तो अब मैं गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा, अब मैं प्लेन पे बैठ के जाऊंगा, राइट। तो ये चित्त जो है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। देखिए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो 0 लेवल का चित्त लेकर के आता है, क्योंकि ऑल्ट्रेशन सिर्फ उसके अंदर होने, ऑल्ट्रेशन आत्मा के अंदर नहीं होने। भारतीय संस्कृति में गड़बड़ जो हो गई है वो असल में सबसे बड़ी गड़बड़ ये हो गई है कि आत्मा और चित्त, जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, भाई वो क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होने लग गए। इंटरचेंजेबल नहीं, इंटरचेंजेबली नहीं है ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कंपोनेंट्स हैं। चित्त जो है वो चेंजेबल है और बॉडी आपकी चेंजेबल है। आत्मा स्थाणु है, योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं वो स्थाणु, राइट। हर बच्चा जो है वो 0 लेवल का चित्त लेकर के पैदा हुआ। मैं 0 लेवल का चित्त लेके पैदा हुआ था। अब इसमें रोज आना वृत्ति नहीं डेवलप करनी है, नई नई चीजें लगातार डेवलपमेंट ऐड करते चलना है। अगर डेवलपमेंट ऐड करते चले तो चित्त डेवलप होता रहेगा। अगर इसमें निगेटिविटी हमने डाली तो हम जो है वो चित्त हमारा निगेटिव होता रहेगा। सारी पॉजिटिविटीज लाइफ की, हमारी आपकी, उसके अंदर पोटेंशियल होता है चित्त के अंदर। आप आज जैसे भी हो ऐसे आप पैदा नहीं हुए थे। हर बच्चा इंसान का जो है बिल्कुल कंगाल खाली पैदा होता है। जानवर का जो बच्चा होता है मोस्ट एडवांस लेवल पे पैदा होता है, उसको सब कुछ पता होता है पहले से ही। बत्तख का बच्चा पानी की तरफ भागेगा पैदा होते ही, उसको बत्तख ने माँ ने नहीं सिखाया। और मुर्गी का बच्चा पानी की तरफ से भागेगा, वो पानी की ओर नहीं भागेगा, अंदर इनबिल्ट है। लेकिन इंसान का बच्चा कैसा होता है, ओहो बाबा, जब तक वो नीचे लेटा हुआ है ना, पैदा हुआ है अभी है, तब तक तो ठीक है,
और जहां उसने करवट बदलनी शुरू करी, माओ की सांसें उखड़नी शुरू हुई। और अगर उसने कहीं चार हाथ पैरों पे चलना शुरू कर दिया तो ये नीचे प्लग है, इसमें उंगली दिए दे रहा। आपने कभी देखा कि चूहे ने अपनी उंगली इसमें दे दी? उसको मालूम है इसमें क्या होना है। हाँ, मेरे आपके घर की कहानी है, हर किसी की कहानी है कि बच्चा वो फिनाइल रखा हुआ, फिनाइल पी लिया उसने। होता ही नहीं होता है, राइट? कभी आपने देखा बकरी के बच्चे ने फिनाइल पी लिया? कौन ज्यादा डेवलप्ड है? बकरी का बच्चा ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि वो रोज एक सही दिन गुजारता है, तो वो डेवलप नहीं हो पाया। वो 10,000 साल से बकरी का ही बच्चा है। आज भी इंसान डेवलप करते करते कहां से कहां पहुंच गया, क्योंकि उसको रोज डेवलप करना होता है, राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि नेगेटिव ऑल्टरेशंस में नहीं जाना है, पॉजिटिव ऑल्टरेशन में हमेशा अपने चित्त को रखना है। लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे हमको जो है वो योग का परम लक्ष्य, चित्त का विकास, इसको हमको आपको पूरा करते हैं, राइट? हमेशा याद रखिएगा, इंसान एक बहुत खूबसूरत बॉडी लेके, मजबूत चपल स्ट्रांग बॉडी लेकर के बिना चित्त को डेवलप किए, बिना चित्त का डेवलपमेंट किए एक बहुत खतरनाक और बहुत खूबसूरत जानवर बन जाता है। बन ही जाएगा भाई, मेरा शरीर मजबूत है, मेरा शरीर बहुत तेज है और चपल है। अच्छा, शरीर के अंदर से मसल्स नहीं आती, ब्रेन भी आता है नहीं? ब्रेन भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत चपल हो गया है। कितनी देर लगेगी मुझे आपको बेवकूफ बनाने में? मैंने सुना है 2 बार जो है वो कौन सा ठग था, उसने ताजमहल बेच दिया था। तो दिमाग है ना, बेच दिया उसने। वो बाद में रिपरकशन क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूं कि अगर चित्त का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हर इंसान दूसरों को नोचने में, जरा सा भी खून चूसने में जरा सी भी शर्म नहीं करेगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अगर शरीर उसका सिर्फ मजबूत हो गया बिना चित्त के, राइट? चित्त आपकी ओरिजिनल चीज है जिसको हमको और आप पर ध्यान देना है, और योग ने पूरा उसी पे ध्यान केंद्रित किया है। इस बात को कान खोल के याद कर लीजिए, कहीं गांठ बांध लीजिए। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के अंदर आसनों का जिक्र नहीं किया। किया क्या? किया एक जगह स्थिरम सुखम आसनम, बस खत्म। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होते आसन, इतना ही हो तो इंपॉर्टेंट होते प्राणायाम, तो महर्षि पतंजलि से अच्छा कौन करने वाला था? योगेश्वर श्री कृष्ण जी, तो उनसे भी बहुत ऊपर है, राइट? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर कितने आसन आपको बता दिए? एक आसन बताया, बस एक आसन। वो कभी मौका मिलेगा फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, थोड़ा लंबा टाइम है उसको। इतने बहुत सारे आसन कराने के लिए क्या श्री कृष्ण नहीं बता सकते थे कि कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए? बता सकते थे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट, उनकी नजर में वो इंपॉर्टेंस नहीं थी योग की कि आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्रिया, मुद्रा, आप ये 5 चीजें कर लो तो आप योगी हो गए। उनकी नजर में योगी चित्त को डेवलप करने वाला, राइट? इसलिए मैं इसको जो है वो कह रहा हूं आपसे कि बहुत स्ट्रांगली हमको और आपको चित्त को फॉलो करना है। अगर चित्त का कॉन्सेप्ट पे हमको फेथ हो गया, अभी तो मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको इस पे काम करना होगा। कैसे काम करनी होगी, मैं मलिक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी वर्कशॉप रखें तो हम लोग बात करेंगे, और इस पे काफी लंबा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अभी हमको इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, चित्त होता क्या है। चित्त ही असल है, शरीर असल नहीं है। ये शरीर की ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया में सीखी है कि मैंने अपनी बॉडी इतनी मजबूत बना ली, दिमाग इतना मजबूत कर लिया, चपल कर लिया, चालाक कर लिया कि मैं सबको जेब काटते फिर रहा हूं, सबको बेवकूफ बनाता फिर रहा हूं, राइट? डिसीजन मेकिंग फैकल्टी हमारी और आपकी इस वक्त जिस्म के अंदर क्या है? इंटेलेक्ट। हर ऑर्गन का अपना एक काम है नहीं? दिल का अपना काम है, लंग्स का अपना काम है, किडनी का अपना काम, सबका। डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो हमारी अकल के पास है, राइट? चित्त को कुछ लेना होता है, उसको पकड़ना है तो हाथ की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, उसको कुछ डिसीजन लेने हैं तो वो इंटेलेक्ट से लेता है। चित्त ने सोचा कि मुझे ये करना है, ऑफर आया है, मैं जाऊं न जाऊं। अब वो इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करेगा, एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करेगा, राइट? वो सारे बॉडी को इस्तेमाल करता है, इंक्लूडिंग इंटेलेक्ट। हमारी बॉडी में इंटेलेक्ट है जो इस्तेमाल करती है डिसीजन लेने में, राइट?
लेकिन इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जितनी भी मैकेनिकल चीजें होती हैं बस इन्हीं को समझ पाती है। कोई चीज प्रोसेस में चल रही हो, जैसे सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है, हालांकि ना सूरज उगता है ना डूबता है, सूरज तो ऐसे ही है, अर्थ ऐसे ऐसे चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ ये गलत भाषा इस्तेमाल होने लग गई है। चलो कोई बात नहीं, हम समझते हैं इस बात को, ऐसे ही कहते भी, राइट। पौधा कैसे जमीन से निकलता है ये अकल समझ जाएगी, मैकेनिकल प्रोसेस है। एक मर्डर हुआ है, किसी मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ होगा, चाहे कितनी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लो, किसी मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ होगा, राइट। अकल जो है वो थोड़ी बहुत मेहनत करके 2-4 दिन, कुछ सेकंड, कुछ मिनट से लेके कुछ साल तक लगाती है, एफर्ट्स करती है और वो समझ जाती है, अच्छा ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। अकल ही हमारी है जो मैकेनिकल प्रोसेसेस को काम करती है, जो चीजें चल रही हों उनको भी समझ जाती है, या चीजें हो चुकी हों पहले उनको भी समझ जाती है। लेकिन वो सिर्फ फिजिकल लॉज ही को समझती है, मैकेनिकल लॉज को समझेगी अकल जो है, राइट। दूसरा जो है वो चीजों को वो स्टेप्स में समझती है। अभी आप देखो मैंने कहां से शुरू की थी बात और कहां तक आ गया, एक एक स्टेप। मुझे नहीं पता, यहाँ पे चाय बहुत अच्छी बनती है, मुझे नहीं मालूम थी, अगर पता होती तो मैं चाय का शौकीन हूं, मैं तो अब तक अरविंद भाई के पास कई बार आ गया, राइट। चाय यहाँ की कैसे बनती है, आप में से जो भी बनाने वाले लोग हैं, और मैं समझता हूँ सभी लोग बनाने वाले होंगे अपने अपने घरों में, ऑलमोस्ट ऑल, राइट। और जो लड़के नहीं बनाना जानते तो जल्दी सीख लें। नहीं, मैं आगे कुछ नहीं कहता, सुबह की चाय तो बना के पिलानी थी, राइट। आप अगर मुझे चाय बनाना सिखाओगे, अगर आप मुझे चाय बनाना सिखाओगे तो आप स्टेप्स में ही सिखा सकते हो कि कुरुक्षेत्र की चाय कैसे बनती है, एज ए होल सब ऐसे बनती है। आप सिखा नहीं सकते मुझको, और ना मैं सीख सकता हूं। हमारी अकल जो है वो चीजों को स्टेप्स में ही सीखती है, पहले एक स्टेप सीखेगी, फिर दूसरा स्टेप सीखेगी, फिर तीसरा स्टेप सीखेगी, फिर लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वहां समझ जाएगी, अच्छा ये चीज ऐसे होती है। तीसरी चीज, जब ये समझ जाती है चीज को, अब यहां प्रॉब्लम खड़ी हुई। जब ये चीज को समझ जाती है तो जैसे ही समझती है फौरन ये कहती है ये तो मेरा है, ये तो मेरी है, मैंने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत मेहनत से बीपीएड करा, आपने बहुत मेहनत से एमपीएड करा, आपने करवंदे सर की बात को बहुत धर्मपूर्वक माना और आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया और आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर होके आ गए, राइट। अब आपके पड़ोस में कुछ लोग भूखे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ खाना दे दो, कुछ जो है वो भोज होना है वो दे दो। आपने कहा मैं क्यों दे दूं, ये पैसा तो मैंने कमाया है, ये पैसा तो मैंने कमाया है, मैं क्यों दे दूं। जबकि अगर थोड़ा सा भी गौर करो, आप थोड़ा सा भी गौर करो तो क्या सच में आपने कमाया है? क्या आप ही सारे रिसोर्सेज आप ही के थे? ऊपर वाले का कुछ नहीं था उसमें कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाले का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बहरहाल हमारा अकल जो है जैसे ही चीज को समझ जाती है तो फौरन कहती है ये तो मेरी है। एटॉमिक एनर्जी को समझने के लिए अमेरिका, रूस सबने दम लगा दिया 1930-40 में, सालों मेहनत करी। उसके बाद जो है वो एक शाम 7:03 पर अमेरिका के 3 साइंटिस्टों को समझ में आ गया कि एटॉमिक एनर्जी कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कैसे निकालते हैं। रात 11:55 पे उन्होंने अपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बताया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने 12:01 पे पूरी दुनिया में सैंक्शनिंग लगा दी कि अब एटम के ऊपर कोई रिसर्च नहीं। क्यों? सेम प्रॉब्लम। अभी तो रशिया उस वक्त सुपर पावर था, अमेरिका और रशिया की जबरदस्त खूनी लड़ाई थी, लेकिन इस मामले में सब एक थे, एक ही थैली के चट्टे बट्टे सब मिलकर के काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका को बाई चांस वो समझ में आ गया अपनी लैब के अंदर, वैसे ही उसने कहा कि ये तो हमने ढूंढा है, ये तो मेरा है, सब पर सैंक्शनिंग अब कोई नहीं करेगा। ये हमारी आपकी अकल सबकी करती है, ऐसे ही करती है, इससे बहस नहीं है। मैं हूं, अमेरिका है, कौन है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो ये अकल की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चौथी कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं। फिजिकल लॉज को समझती है, या तो हो गए हो, मैकेनिकल जो भी हुआ हो, स्टेप्स में समझती है और चीजों को तोड़ तोड़ के समझती है। स्टेप्स में समझेगी तो तोड़ेगी ना, पहले दूध अलग, पत्ती अलग, पानी अलग, गैस अलग, लाइटर अलग, सब कुछ अलग अलग करके तब उसके बाद समझेगी।
हमारी अकल के जो डिसीजंस होते हैं उनको हमारे इमोशंस जो हैं वो फ्यूल्ड अप करते हैं। उनमें पीछे से जो जोर लगाता है वो हमारे इमोशंस लगाते हैं। आपने देखा ना हमारे सैनिकों को कि क्या नारा लगाते हैं वो लोग, वो उनके इमोशंस, वो जज्बात होते हैं उनके अपने देश के प्रति, जिसके लिए जो है वो लगाते हैं। उन्होंने डिसीजन लिया कि देश की रक्षा मुझे करनी है, अब उनको पीछे से इमोशनली चार्ज किया रहा है, चार्ज किया जाता है। चाहे उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाए, चाहे उनका आर्मी चीफ जाए, वो जाकर के इमोशनली चार्ज करेगा। स्पोर्ट्स में भी ऐसे होता है, इमोशनली चार्ज करना होता, ताकि जो डिसीजन उनकी अकल ने लिया है कि मुझे अपनी टीम को जिताना है, डिसीजन लिया ना, अब उसको फ्यूल कहां से मिलेगा? तो वो इमोशंस से मिलेगा, राइट। ये हमारी एग्जिस्टेंस के फोर्स हैं। लेकिन बड़ी एक प्रॉब्लम है, इनवर्स रिलेशन है इंटेलेक्ट का और इमोशंस का, कि जैसे जैसे इमोशंस हमारे ऊपर उठते हैं वैसे वैसे हमारी अकल नीचे डाउन होती जाती है। जैसे गुस्सा एक इमोशन है, गुस्सा एक इमोशन है, राइट। गुस्सा बढ़ा, अकल कम हुई। कहते हैं ना, गुस्सा अंधा होता है, नफरत अंधी होती है, प्यार अंधा होता है, राइट। इंसान की अकल उस वक्त काम नहीं करती, और जब काम करना शुरू करती है अकल, तो फिर इमोशंस डाउन हो जाते हैं, राइट। इंटेलेक्ट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलेक्ट को कौन गाइड करे, क्योंकि इंटेलेक्ट की तो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष जो सामने चीजें दिखाई दे रही हूं, अनुमान जो हम इन्फेरेंसेस कर लें। अनुमान मतलब परियों की सी कहानी नहीं कि कोई सफेद घोड़े पे बैठ के आएगा और है ना, ऐसा नहीं। अनुमान मतलब पीछे लॉजिकल ग्राउंड होना चाहिए। हाँ, कहीं से आपने कुछ आग देखी तो आपको लगा कि है नहीं, कि आंख जो है वो आग कहीं पे आगे हो सकती है, राइट। तो उसको अनुमान कहते हैं। अनुमान उसको नहीं कहते जिसको हम लोग अनुमान कहते हैं, राइट। आगमः कहते हैं जो परमेश्वर ने इंफॉर्मेशन दिया, राइट। इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। भगवत गीता आपके पास है, योग सूत्र आपके पास है, आगम है ये। प्रत्यक्ष और अनुमान ये तो साइंस है। इसके अलावा आपके पास आगम है जिनको आपको मानना होता है। इंटेलेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एनिमल्स की एबिलिटी है कि वो प्रत्यक्ष और अनुमान तो लगा लेते, आगमा नहीं लगा पाते। वो इंसानों को आगमा चाहिए होता है, क्योंकि इंसानों के पास जो है वो फ्री विल होती है। किसी जानवर, इंसानों के अलावा किसी और के पास फ्री विल नहीं है, राइट और रॉन्ग? राइट है ना। इंसानों के पास फ्री विल है, फ्री विल में वो जो चाहे करें। मैं आपका पैसा लेके भाग जाऊं, मैं आपका मोबाइल चुरा लूं, मैं आप मेरा मोबाइल चुरा के ले जाइए, फ्री विल है ना। मौका लगेगा तो ले जाइए, क्या जाता है, पकड़े भी नहीं जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे, अंदाजा ही लगाते रहेंगे आप लोग शायद लेके होंगे, राइट। इंसानों के पास फ्री विल है, उस फ्री विल को कंट्रोल जो है अकल नहीं कर सकती। उस फ्री विल को कंट्रोल हमेशा जो है वो सिर्फ आगम कर सकता है। इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है अकल को कंट्रोल करने का। अगर अकल जो है वो आगम के कंट्रोल में नहीं रखी गई, अगर आगम के कंट्रोल में यानी कि भगवत गीता के और योग सूत्र के कंट्रोल में नहीं रखी आपने अकल, तो दुनिया आज जितनी भी नर्क बन चुकी है, जितनी भी, इससे हर साल डबल ही होती जाएगी अभी। क्यों? क्योंकि अकल अपने लिए काम करती है, बस दूसरे के लिए काम ही नहीं करती। आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, शर्माओ नहीं। मैं भी जाता हूं डॉक्टर के पास ना, सब लोग जाते हैं। आप हाथ नीचे करो। आप में से कितने लोग हैं जो डॉक्टर को जो है वो फीस देकर के आते हो कि इनके बच्चे अच्छे से पल जाएं? कितने लोग देते हो भाई? देते हो कोई क्या? नहीं, अपने फायदे के लिए देते हो उसको, जितने मांगता है उतने देते हो। मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही कह रहे हैं ना, राइट। प्रॉब्लम अकल की है। अकल से चलाओगे, सिर्फ अगर अकल से चलाओगे तो हमेशा ये सोचेगी ये तो मेरा है और सब मुझे दे दो सारा, दूसरे को मत। दूसरा भूखा रहे, उसके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत सारी चीजें, राइट।
इंसान को आगम की जरूरत क्यों है फ्री विल को उसके? क्योंकि वो सोशल डायनामिक्स नहीं समझ पाता। सोशल डायनामिक्स मतलब हर इंसान दूसरे इंसान से रिलेटेड है, ये मैं और आप समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। ये तो आगम ही आपको समझाएगा, ये तो आपको भगवत गीता ही समझाएगा कि पड़ोस में कोई भूखा है, तुम्हारे पास 2 रोटी है तो 1 रोटी पड़ोस को दे दो, क्योंकि वो 1 रोटी तुम्हारे ऊपर हराम है खाना। ये आपको भगवत गीता सिखा सकता है, ये आपको योग सूत्र ही सिखा सकता है, ये आपकी अकल नहीं सिखाएगी। अकल तो यही कहेगी कि यार तुमने अपनी मेहनत से करा है, तुम ये 2 रोटी तुम खाओ ना, भूखे रहने दो। ये आगम का काम, सोशल डायनामिक्स नहीं समझ सकता, राइट। देखिए कुछ हियरार्की ऐसी है, हमारे पास जो आगम है, जो भगवत गीता है, जो हमारे पास योग सूत्र है, वो कंट्रोल हमारे करते हैं इंटेलेक्ट को। इंटेलेक्ट के लिए जो है वो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा मयि बुद्धिम निवेशय। मयि कहते हैं मेरे अंदर, राइट। बुद्धि समझ रहे हैं, इंटेलेक्ट। निवेश भी समझते हैं क्या? है नहीं, निवेश कर दो, अपनी बुद्धि मेरे ऊपर लगा दो सारी बुद्धि, सरेंडर, अपनी बुद्धि को सरेंडर करो मेरे सामने, राइट। आज की डेट में श्री कृष्ण तो मौजूद नहीं है, या है? आज की डेट में श्री कृष्ण मौजूद नहीं है, उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, उनके स्टेटमेंट्स के सामने सरेंडर योर इंटेलेक्ट। व्हाट श्री कृष्ण इज सेइंग? ही इज सेइंग कि सरेंडर योर इंटेलेक्ट अनटू मी। मेरे सामने, मेरे ऑर्डर्स के सामने अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। मेरा ऑर्डर ये है, तो पास 2 रोटी है तो 1 रोटी जाकर के चुपचाप वहां देकर के, अकल नहीं चलाना इसे। क्यों? क्योंकि ही इज टॉकिंग अबाउट सोशल डायनामिक्स। योगेश्वर श्री कृष्ण had perceived social dynamics in an excellent manner. Gautam Buddha in an excellent manner. Mahavir in an excellent manner. Guru Nanak Sahib in an excellent manner. They all. लेकिन हमारी आपकी अकल क्या सिखा रही है? नहीं, मेरा है, सब मेरा है, किसी और का नहीं है, इसमें कोई हक नहीं है। अगर मैं किसी की हेल्प करता भी हूं, आप में से बहुतों को ये गलतफहमी हो रही होगी, आप किसी की हेल्प करते भी हो तो आप यकीन जानना 99.9% उसमें आपका इंटेंशन मालूम है क्या होता है? इंटेंशन ये होता है कि कल को अगर मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ी तो लोग मुझे भी ऐसी मदद करेंगे, राइट और रॉन्ग? ये अकल का धोखा, राइट। जबकि भगवत गीता क्या कह रही है वो आगे हम लोग अभी बात करते थोड़ा सा, राइट। बुद्धि योगा, अपनी इंटेलेक्ट को एस्टेब्लिश कर दो, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मजबूती से जमा दो अपनी इंटेलेक्ट को। कहां पे? इंस्पायर्ड नॉलेज में अपने इंटेलेक्ट को वहां पर लगाओ। इमोशंस के बारे में भगवत गीता के अंदर कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने इमोशंस पे चले इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करके तो तुम्हें सिर्फ डिग्रेडेशन मिलेगा, सिर्फ बेइज्जती मिलेगी, और जाहिर सी बात है सिर्फ खून खराबा मिलेगा। लाइफ में डेवलपमेंट के चांसेस रुकते चले जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, हैप्पीनेस नहीं आएगी, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, एवरलास्टिंग लाइफ चाहिए वो नहीं मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें हमको और आपको योगेश्वर श्री कृष्ण बता के जा चुके हैं, जिस धरती पे हम और आप रह रहे हैं, और हम सिर्फ योग योग चिल्ला रहे हैं। हमको इन बातों को समझना है, समझ करके इन पे हमें यकीन लाना है। यकीन लाएंगे तभी हम जो है वो आगे कुछ काम कर पाएंगे, राइट। आगम पे आएंगे तो बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग बनेगा। बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग को न्यूरिशमेंट चाहिए होता है, उसको नरिशमेंट चाहिए। फिजिकल बॉडी, देखिए पहले तो आत्मा की बात करें, आत्मा न्यूट्रल है, इसको कुछ नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमेशा स्थाणु है, हमेशा खुश है, सब कुछ है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे। वो तो आपको जीवन देने आई है, वो जीवनदायक है, वो जीवन दे रही है आपको खुशी से, अब कोई वो नहीं। प्रॉब्लम इन दो में है, शरीर जो है वो हमेशा चीजों को लेता है, इट लिव्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग। खाना लेता है, पानी लेता है, कपड़े लेता है, आराम लेता है, नींद लेता है। आप गौर करिएगा, घर पे जाके इत्मीनान से गौर करिएगा, आपकी फिजिकल बॉडी को जितनी भी जरूरत है वो सब लेने की, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो देने की, सब लेने की। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी आपकी डेवलप ही लेने से हो सकती है, इसके अलावा नहीं। हवा लेनी है, राइट और रॉन्ग? राइट।
लेकिन ये जो चित्त है ना, ये बड़ा बवाल का है। इसका डेवलपमेंट का एक ही प्रिंसिपल है कि दो, गिव आउट। कितना जमा कर रखा है, निकालो बाहर, राइट। ऊपर वाले ने चेक एंड बैलेंस लगाया है। सिर्फ अपनी मटेरियल लाइफ को नहीं गुजारते रहना, सिर्फ जमा नहीं करते रहना, टेकिंग टेकिंग, तुम्हें मिल जाए बस, तुम्हें मिल जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये पूरी दुनिया नर्क बन जाएगी, और बन गई है। इसको देना शुरू करो। योगेश्वर श्री कृष्ण भी और आपको महर्षि पतंजलि भी यही कह रहे हैं कि देना शुरू करो। दोगे तो चित्त डेवलप होगा तुम्हारा, राइट। तो फिर चेक एंड बैलेंस रहेगा आपकी बॉडी में और आपकी चित्त के अंदर, राइट। अभी आप देखो, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में यम का 5वां और आखिरी सिद्धांत एक बताया आपको, अपरिग्रह। आमतौर से अपरिग्रह को जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है कि जैसे कछुए की तरह ऐसे हाथ पैर अंदर कर लो। वो सवाल पैदा हुआ, क्यों कर लो, है ना भाई, क्यों कर ले हम? इसलिए कर लो क्योंकि आपकी जरूरतें पूरी हो गई। आप अपनी जरूरत पूरी कर लो। जो भी आपने कमाया धमाया, जो भी रिसोर्सेज आपने इकट्ठा किए, उससे आप अपनी पूरी जरूरत पूरी करो। अगर आपको 1 लाख रुपए का खर्चा है तो 1 लाख का खर्चा करो, 50,000 का खर्चा है 50,000 कर लो, लेकिन जितना ज्यादा आ गया है उसको वापस करो सोसाइटी को। उन लोगों में जिनकी जरूरतें रुकी रह गई, आपके पास ज्यादा आ गया है, अब आप अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद फिर अपने सेंसेस को विड्रॉ करो। शांडिल्य उपनिषद योग का एक बहुत ही खूबसूरत, महर्षि पतंजलि से बहुत पहले, 1500 साल पहले का जो है वो एक शास्त्र है। वो कहता है कि पूरी मेहनत से, प्रत्याहार को डिफाइन करता है, पूरी मेहनत से अपने रिसोर्सेज जुटाओ जीवन के लिए, जरूरत पूरी करो, और फिर दूसरों की जरूरतें जिनकी रुक गई हैं उनके ऊपर खर्च कर दो। अपरिग्रह। तो एक तो हमारे पास अपरिग्रह का वो मैसेज हमको आपको दिया गया, देखिए, ओके। दूसरा जो है वो हमको योगेश्वर श्री कृष्ण ने हमको और आपको भगवत गीता के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है, निर्ममः का। हम लोगों के पास वो नहीं है, नहीं तो लंबी पूरी हम लोग श्लोक पढ़ते और बहुत मजा आता है आप लोगों को, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है श्लोकों को पढ़ने में, और जब मजा आता है तो मुझे अंदर से रोना भी आ जाता है, और तो फिर मैं रोता भी उनको पढ़ते हुए। लेकिन वो मैं ब्रह्म सत्र में करता हूँ, सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, तब उस वक्त जो है वो इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करता हूँ। बहरहाल, निर्ममा मतलब स्वामित्व किसी इंसान का नहीं होना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी चीज पे स्वामित्व किसी भी इंसान का नहीं होना चाहिए। बड़ी अमेजिंग बात बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए किसी के पास। किसी के पास मतलब स्वामित्व के अधिकार पर किसी के पास कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। जितनी भी चीजें हैं वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। अच्छा, फिर स्वामित्व होगा किसका? स्वामित्व किसी का नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग, चूंकि लोग हैं आपस में, तो कुछ एक ग्रुप होगा जो उनके लिए कानून वो करेगा, लेकिन वो कानून वो इंसान नहीं बनाएंगे। इसके ऊपर हम लोग, वही मैं कह रहा था, वर्कशॉप के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है। मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं, इसके लिए बहुत सारे सवाल आपके जहन में रह जाएंगे, अभी रह जाने दीजिएगा, तब आप लोग बार बार आएंगे अरविंद सर के पास कि सर वो वर्कशॉप जरूर करा लो। वो आया था एक पागल आदमी और पता नहीं क्या बता गया और कीड़ा घुस गया दिमाग में, राइट। सरकार के पास रिसोर्सेज होने चाहिए सारे, ताकि वो अपने सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट को पूरा करे, लेकिन वो सरकार योग सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सरकार हो जो इंसानों को कंट्रोल करे, वो इंसान 10 लोग मिल करके खुद दूसरे इंसानों के लिए कानून नहीं बनाए। कानून तो भगवत गीता के चलेंगे, कानून तो योग सूत्र के चलेंगे, उनको सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करना है, उन 10 लोगों को, जिसको हम आज सरकार कहते हैं। आज क्या करेंगे वो दूसरे सारे सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। घर वो देंगे, गाड़ी वो देंगे, बंगला वो देंगे, गवर्नमेंट देती भी है। आपके कुरुक्षेत्र में भी अरविंद भाई होंगे क्वार्टर्स, ऐसा बहुत खूब रहता है, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्वामित्व निर्ममा, स्वामित्व किसी का नहीं। स्वामित्व कुछ लोगों का जो बेस्ड होंगे आगम के ऊपर, और वो आगम सिर्फ नाफिज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उन लॉज को, और कुछ नहीं करेंगे, वो खुद भी नहीं बनाएंगे। अगर एक इंसान दूसरे इंसानों के लिए लॉज बनाता है
तो हमेशा आप याद रखिएगा अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, क्योंकि वो अपना भाई भतीजावाद करेगा। फिर वो भाई पहले मेरा लोग होने चाहिए तब दूसरे के आने चाहिए, नहीं, योग सूत्र पर आधारित। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, एक विश्व, एक मानवता और एक सरकार, और वो हो योग आधारित हमारी भारत सरकार। एक ताली तो बजा दो यार इसमें। ये मैं लास्ट यहां खत्म करूंगा, इसके बाद क्योंकि टाइम हो गया है, मैंने मूड देख लिया थोड़ा सा किसी का, है ना, थोड़ा राइट। अपरिग्रह और निर्ममा क्यों करेंगे? वो जो सरकार आएगी, वो जो इंप्लीमेंट करेगी, वो सबसे पहले क्या काम करेगी? देखिए, हर इंसान को जो है वो एक तो जीविका चाहिए, सस्टेनेंस चाहिए, और दूसरा उसको चांस टू फ्लोरिश इन दिस लाइफ चाहिए। ये बात सोच के चलिएगा आप लोग अपने ऊपर, है नहीं? देखिए, जीविका में आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, स्वाद अनुसार, कल्चर अनुसार, राइट और रॉन्ग, और सेहत अनुसार। जैसी सेहत हो वैसा खाना, ऐसा नहीं कि कुछ भी ठूस दिया, राइट। सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान का मसला नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान के नारे में मालूम है क्या है? उसमें तो लो, दे तो दी रोटी, खा लो, अब चाहे सूखी हो, पुरानी हो, धुरानी हो, चाहे कैसी भी हो, राइट। मेरे घर में पार्टी चल रही हो, मैं आपको अब बुलाऊं और आपको दावत में जो है वो बिरयानी दूं और आपको जो जो चीज दे सकता हूं दूं, एक कोई मांगने वाला आ जाए उसको अखबार पे रख के दे दूं वही बिरयानी, आप मुझे बताओ मैंने उसको बेइज्जती से दी या इज्जत के साथ दी? बोलो ना यार जोर से। असल में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ये काम करते हैं। ये हर घर की कहानी है, माफ करिएगा, मैं आईना भी दिखाता चल रहा हूं आप लोगों को साथ में, नाम नहीं ले रहा बस, ना अपने का ना, राइट। हर किसी को रोटी चाहिए, न्यूट्रिशियस, अकॉर्डिंग टू हेल्थ और संस्कृति अनुसार। दूसरा, आपको क्लोथ चाहिए क्लाइमेट अनुसार और आपके स्वाद अनुसार, आपके इंटरेस्ट अनुसार। ऐसा नहीं कि कुछ भी कपड़ा आपको दे दें फटा पुराना आप सब पहन लो, नहीं, ऐसा नहीं। सस्टेनेंस के लिए आपको एक ऐसी छत चाहिए जहां पर आपको सूरज की गर्मी परेशान ना करे। हर इंसान को चाहिए ऐसी छत। कहते हैं ना कि यार पंखा भी आग फेंक रहा है आज, तो कहते हैं नहीं कहते, राइट। ऐसी छत होनी चाहिए जो पंखा भी आग ना फेंके हर इंसान को। ये योग सिद्धांतों पर आधारित उस सरकार का काम होगा कि वो ये करेगी। पोर्टेबल पानी चाहिए, पीने लायक पानी और कंप्लीट ट्रीटमेंट, ये हर इंसान की मिनिमम जरूरत है, हर इंसान की, मेरी आपकी, इंसानों की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं अभी अपनी और आपकी। चांस टू फ्लोरिश, क्षमताओं का उनकी पूरी क्षमता अनुसार इस्तेमाल हो जाना, जितना पोटेंशियल है उसका मौका मिलना। दूसरों के लिए मैं एग्जाम्पलरी बन जाऊं। भैया कौन नहीं चाहता कि मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बनूं, लोग मेरे जैसा काम करें? कौन नहीं चाहता आप में से? सब लोग चाहते हैं, तभी तो हम लोग ये नए नए स्टाइल बनाते हैं, तभी तो जरा पिंच पिंच होके आते हैं जरा थोड़ा सा, है ना, कि दूसरे लोग भी ऐसे होता है, राइट। ये हर इंसान की इनबिल्ट रिक्वायरमेंट है, हर इंसान की, क्या लड़का और क्या लड़की। दूसरा, जीवन में खुशी और संतुष्टि, ये हर इंसान को चाहिए। ये तभी हो सकती हैं ये सारी चीजें, अभी इनकम्प्लीट है बात, लेकिन मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आग भी लगी रहनी चाहिए और वो आग पलट के मेरे ऊपर ना आ जाए, मुझसे कहा जाए नहीं थैंक यू वेरी मच। तो इसके लिए मैं अभी यहाँ बहुत सारी बातें छोड़ रहा हूं मैं आपके ऊपर। मैं सिर्फ एक प्रेयर के साथ यहाँ पर बात को भी खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर अरविंद भाई ना कहें, डिपार्टमेंट की दूसरी फैकल्टी आपसे ना कहे, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग ये वर्कशॉप अपने यहाँ जरूर रखवाइए, 3 दिन की, बहुत मजा आएगा, हम लोग बातें करेंगे, ठीक है नहीं? ओके ठीक है, फिर से एक बार थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। नमस्कार मुद्रा में हम लोग आ जाएंगे। सिर्फ मैं पढ़ूंगा, आप लोग मत पढ़िएगा। ये ऑन हो जाएगा क्या ये सिस्टम? इसको बंद कर दूंगा। थैंक यू। नमस्कार मुद्रा में हम लोग सब लोग आ जाएंगे। हेलो 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 माइक, राइट। सब लोग नमस्कार मुद्रा में आके आंखों को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा गर्दन को नीचे झुका लेंगे। सरेंडर की परंपरा हमारे और आपके देश की है। मैं ही पढ़ूंगा बस, आप लोग ध्यान लगाएंगे खाली। ओम
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हे परमेश्वर, सबको सेहत देना। सर्वेषां शांतिर्भवतु। हे परमेश्वर, सबको शांति देना। सर्वेषां पूर्णं भवतु। हे परमेश्वर, सबको पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन और शांति देना। सर्वेषां मंगलम भवतु। हे परमेश्वर, सबका मंगल ही मंगल करना। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।